मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं कर ली थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं को दो भागों में विभाजित किया गया था। कुछ परिभाषाएं थी परंपरागत पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अनुसार, और कुछ परिभाषा थी साम्यवादी, दूसरी जो परिभाषाएं थी वो थी साम्यवादी विद्वानों के अनुसार। ये हमने कर लिया। तो उसके बाद हमने इन परिभाषाओं का विश्लेषण भी कर लिया था। विश्लेषण के बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी कर लिया था। आज हम करेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, और अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये हम आज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है या अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। तो इसमें हमारे सामने दो प्रकार के विद्वानों के तर्क आएंगे। कुछ विद्वानों ने विपक्ष में तर्क दिए और कुछ विद्वानों ने पक्ष में तर्क दिए। तो आज जो पहला हम करेंगे वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क। तो उससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना बता दूं आपको। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। जितने भी विद्वान हैं वो एक मत नहीं हैं। कुछ विद्वान इसे विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र का अंग मानते हैं। कुछ विद्वान तो इसे विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र का अंग मानते हैं, और कुछ विद्वान इसे साधारण दंड विधि या व्यवहार विधि की श्रेणी में रखते हैं। राष्ट्रों की साधारण दंड विधि या व्यवहार विधि की श्रेणी में रखते हैं। कुछ अन्य विद्वान उसे नीति शास्त्र का मतलब एथिक्स, उसे नीति शास्त्र से ऊंचा स्थान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि नीति शास्त्र से नीचे है अंतर्राष्ट्रीय कानून, ऊंचा स्थान नहीं देते हैं। राज्यों की संप्रभुता के संबंध में एकलवादी दृष्टिकोण प्रकट करने वाले पुराने विधि शास्त्री जितने भी उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने अस्तित्व में ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी तरफ हॉल और लॉरेंस, दो विद्वान हुए, हॉल और लॉरेंस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूर्णतः भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूर्णतः भिन्न है, पूर्णतः अलग है, और विधि की भांति क्रियाशील है। जिस प्रकार विधि क्रियाशील है उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून भी क्रियाशील है। अब हमारे सामने दो प्रकार के तर्क आएंगे। पहला, ये तो था इंट्रोडक्शन, अब दो प्रकार के तर्क आएंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में तर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में दिए गए तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। विपक्ष में जिन विद्वानों ने तर्क दिए वो इस प्रकार हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो विद्वान हैं वो हैं जॉन ऑस्टिन, कॉलरिज, हॉब्स, हॉलैंड, ब्राउन तथा लॉर्ड सैलिसबरी। कौन कौन से? जॉन ऑस्टिन, कॉलरिज, हॉब्स, हॉलैंड, ब्राउन और लॉर्ड सैलिसबरी। इन विद्वानों के विचार हमारे सामने आएंगे। इन विद्वानों ने विपक्ष में विचार दिए अपने। तो सबसे पहला विचार लेते हैं। सबसे पहले विद्वान आते हैं जॉन ऑस्टिन।
जॉन ऑस्टिन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, जॉन ऑस्टिन के शब्द आ रहे हैं, जॉन ऑस्टिन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं। नहीं है मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून, इन्वर्टेड कॉमास में रखना। यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र, मतलब नैतिक नियमों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून ही नहीं है, यह तो केवल क्या है, नैतिक नियमों का एक समूह है, नैतिक नियमों की एक संहिता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। जॉन ऑस्टिन ने कानून शब्द का प्रयोग केवल ऐसे नियमों के लिए करना उचित समझा है। कौन कौन से नियम? केवल ऐसे नियमों के लिए करना उचित समझा है जिनको विधि निर्माण का अधिकार रखने वाली, जिनको विधि निर्माण, जो विधि निर्माण कर रही है संस्था, विधि निर्माण का अधिकार रखने वाली किसी निश्चित संस्था के द्वारा बनाया गया हो। ऐसे कानून जिनको किसके द्वारा बनाया गया? एक ऐसी संस्था के द्वारा, एक ऐसी निश्चित संस्था के द्वारा जो विधि निर्माण का अधिकार रखती हो तथा जिसे बल प्रयोग द्वारा लागू किया जा सकता हो, जिसे बल के प्रयोग के द्वारा लागू किया जा सकता हो। कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना परम आवश्यक है। कानून के पीछे क्या होना चाहिए? बाध्यकारी शक्ति होना परम आवश्यक है। यदि इस दृष्टि से, यदि जॉन ऑस्टिन की इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार किया जाए, इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार किया जाए तो यह कानून नहीं कहा जा सकता है। कानून नहीं कहा जा सकता, इसे कानून नहीं कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे क्या है? केवल नैतिक शक्ति है, बाध्यकारी शक्ति नहीं, केवल नैतिक शक्ति है। इसका पालन राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। और इसका पालन कब किया जाता है? राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। राज्यों की जो सामान्य स्वीकृति है उसके आधार पर किया जाता है। तो जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है? जॉन ऑस्टिन ने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल नैतिक नियमों की एक संहिता है, नैतिक नियमों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिक शक्ति के द्वारा लागू किया जाता है। इसका पालन राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। राज्यों की जो सामान्य स्वीकृति है उसके आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे कानून की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, रखा जा सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी स्थिति में कानून नहीं है, केवल नैतिक नियमों का एक संहिता मात्र है, नैतिक नियमों का एक समूह है। ये थे पहले विद्वान जॉन ऑस्टिन। दूसरे विद्वान आते हैं हॉलैंड। हॉलैंड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इस अर्थ में जो ये इन्होंने कहा है कि लोप बिंदु है, इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को विधि शास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून को क्या? विधि शास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इससे पहले ही विधि शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है उससे पहले ही विधि शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। असल में असल में अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ नैतिक नियमों का मात्र संग्रह है। जॉन ऑस्टिन भी यही कह रहे हैं, हॉलैंड भी यही कह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? नैतिक नियमों का संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिक नियमों का संग्रह है। इन नियमों के संबंध में किसी प्रकार का भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में, यदि इन नियमों में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो निर्णय करने वाली सामान्य संस्था नहीं है।
तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्णय करने वाली सामान्य संस्था नहीं है। हॉलैंड के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमाज में फिर लेना, हॉलैंड के दूसरे शब्द आ रहे हैं। हॉलैंड के अनुसार इन्वर्टेड कॉमाज में ऐसे नियम जिनका पालन राज्यों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार में एक दूसरे के प्रति किया जाता है, अपने पारस्परिक व्यवहार में एक दूसरे के प्रति किया जाता है और जिसे राज्य स्वेच्छा से आदतवश मानते हैं, स्वेच्छा से अपनी आदतवश मानते हैं, मतलब उनकी आदत में है, आदतवश मानते हैं, स्वेच्छा से मानते हैं। कानून की कोटि में केवल नम्रतावश रखे जाते हैं। कानून की कोटि में क्या रखे जाते हैं? केवल नम्रतावश रखे जाते हैं, मतलब केवल उनको नम्रतावश ही रख सकते हैं, उनको नम्रता के द्वारा ही रख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद। हॉलैंड की इस परिभाषा से दो कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून को न्यायशास्त्र का लोप बिंदु मानने के दो कारण हमारे सामने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु, इसके दो कारण हमारे सामने आते हैं। किसकी? हॉलैंड की परिभाषा के द्वारा। पहला क्या है? पहला कारण यह है कि इसमें दोनों पक्षों के ऊपर, दोनों पक्ष मतलब दोनों राज्यों, दोनों पक्षों के ऊपर राज्यों के पारस्परिक विवाद, यदि राज्यों में कोई पारस्परिक विवाद है, राज्यों के पारस्परिक विवाद का निर्णय करने वाली शक्ति नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है कि दोनों के पारस्परिक विवादों का निर्णय कर सके अंतर्राष्ट्रीय कानून। पहला कारण है इसे न्यायशास्त्र का लोप बिंदु मानने का, कि इसमें किसी भी प्रकार की राज्यों के पारस्परिक विवादों को निर्णय करने वाली कोई शक्ति नहीं है, कि निर्णय करने वाली किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा कारण जो हमारे सामने आता है वो ये है कि जो राज्य के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, राज्यों के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित होने से, जब राज्य एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित हो गए होने से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों जैसा रूप धारण करने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वो कानूनों जैसा रूप धारण करने लगते हैं, त्यों इसका स्वरूप लुप्त हो जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम जो है वो कानूनों का स्वरूप ग्रहण करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या होगा? स्वरूप लुप्त हो जाएगा। त्यों इसका स्वरूप लुप्त हो जाता है और यह संघीय सरकार के सार्वजनिक कानून, संघीय सरकार का क्या है? सार्वजनिक कानून, जो कि एक कमज़ोर कानून होता है, के रूप में बदलता जाता है, एक कमज़ोर कानून के रूप में बदलता जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। यह हॉलैंड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, इसके पास ऐसी शक्ति नहीं है जो पारस्परिक विवादों का निर्णय कर सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कानून के पास। और जब अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का स्वरूप धारण कर लेते हैं तो इसका स्वरूप स्वयं ही लुप्त हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसलिए यह केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है हॉलैंड के अनुसार। ये थी दूसरी परिभाषा। तीसरी आती है बैटेल के अनुसार। ये सब परिभाषाएं जो है वो ये हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। तो ये विपक्ष के तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की श्रेणी में नहीं है, ना ही रखा जा सकता, ना ही से कानून माना जा सकता है। यह केवल न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है। अब आती है तीसरी परिभाषा, वो आती है बैटेल के अनुसार। इन्वर्टेड कॉमा में लेना। मूल रूप से राष्ट्रों का कानून प्राकृतिक कानूनों के सिवा कुछ नहीं है। राष्ट्रों का कानून प्राकृतिक कानूनों के सिवा कुछ नहीं है जो राष्ट्रों पर लागू होता है। ऐसा प्राकृतिक कानून जो राष्ट्रों पर लागू होता है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। क्या कहा इन्होंने? मूल रूप से राष्ट्रों का कानून
पारस्परिक नियम के सिवा कुछ नहीं है जो राष्ट्रों पर लागू होता है। जो राष्ट्रों पर लागू होता है वो ऐसा नियम जो राष्ट्रों पर लागू होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये थी तीसरी परिभाषा बैटेल की। चौथी परिभाषा ब्राउन की हम कल करेंगे।